हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा समर कैंप चल रहा था और हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो एलिमेंट्स हैं, जो ये हमारे एलिमेंट जितने भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के ही एटम से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, इसलिए इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। और एक दूसरी चीज ये है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ होते हैं एलिमेंट्स। फिर हमने पढ़ा कि 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, यानी कि नेचर से हमें मिलते हैं। और बाकी के जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे, वो मैन मेड होंगे। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि ये जो एलिमेंट है जिसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसको इस तरीके से क्लासिफिकेशन क्यों किया जाएगा, क्यों किया जा रहा था, ठीक है, या क्यों किया गया है। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए किया गया है ताकि इनकी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, किसी मार्ट में जाते हैं, ठीक है, तो आपको केवल फूड आइटम खरीदने हैं। ठीक, तो आप क्या देखते हो कि किसी भी ग्रोसरी स्टोर में अलग अलग पोर्शन या हम कहें अलग अलग पार्ट्स बने हुए होते हैं, है ना। एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आपको सारे फूड आइटम मिलेंगे, एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आपको केवल पैक्ड फूड मिलेंगे, एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आपको केवल टॉयज मिलेंगे, एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आपको कपड़े मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अलग अलग सेक्शंस वहां पर बने हुए होते हैं। फूड का सेक्शन अलग होता है। हमें कोई भी फूड के अलावा जैसे हमें कोई बर्तन चाहिए, कोई भी कंटेनर चाहिए, तो उनका सेक्शन अलग होता है। इसके अलावा अगर हमें कोई भी और चीजें चाहिए, जैसे हमें साबुन चाहिए या हमें कोई भी वॉशरूम की कोई भी चीज चाहिए, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए हमें कोई चिप्स खरीदना है, तो चिप्स में भी फूड में भी अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं, जहां पर पैक्ड फूड जो भी हमारे जंक फूड रहते हैं वो मिलते हैं। एक जगह ऐसी होती है जहां पर हमारी वेजीज मिलती हैं, हमारी जितने भी वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरीके से वहां पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्योंकि देखो, मान लो हम कपड़े खरीदने गए हैं और कपड़ों के बीच में जो है चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं या सब्जियां रखी हुई हैं, तो वो क्या करेंगे कि डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी, है ना। हम अच्छे से जो है अपने लिए कपड़े जो हमें सेलेक्ट करने हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, उनके अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो वैसे ही ये जो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर भी एलिमेंट के सेक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना, उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ना, उनके यूजेस पढ़ना, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग करके पढ़ने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। और इतना सारा एक साथ याद भी नहीं रहेगा, इसीलिए इनकी क्लासिफिकेशन किया जाता है। और क्लासिफिकेशन में जिस ग्रुप में जितने एलिमेंट है उन सभी की ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो मैच होती है। ठीक है, फिर हमने बात की कि सबसे पहले क्लासिफिकेशंस में जो ये एलिमेंट है इनको केवल दो ग्रुप में बांटा गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप में। ठीक है, सबसे पहले यही किया गया। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ मेटलॉइड्स भी है ना, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। फिर हमारे जो अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल्स में लस्टर होता है, वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मर्क्यूरी को छोड़ करके, गैलियम को छोड़ करके सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मेटल्स जो है वो सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं और इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सेम जो मेटल्स की प्रॉपर्टी उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। जैसे मेटल मैलिएबल है तो नॉन मेटल नॉन मैलिएबल, मेटल सोनरस है तो नॉन मेटल नॉन, मेटल हार्ड है तो नॉन मेटल सॉफ्ट, मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो नॉन मेटल की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप यहाँ से देख करके नोट कर लीजिए मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस।
चलिए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने नोट कर ली होंगे, तो एक बार इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझ भी लेते हैं। जैसे हमने कहा मेटल लस्टरस होते हैं, यानी कि मेटल्स में शाइन होती है, ठीक है। जैसे आपने गोल्ड सिल्वर देखे हैं, तो ये सभी शाइनी मेटल्स होते हैं। वहीं हम नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे कार्बन है या कोई भी नॉन मेटल है, तो वो सभी फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो वो सभी डल होते हैं, लस्टरस नहीं होते, कुछ नॉन मेटल को छोड़ करके। जैसे कि अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन पर बना लेते हैं एक स्टार, क्योंकि आयोडीन क्या है बच्चों, एक एक्सेप्शनल केस। आयोडीन क्या है, एक्सेप्शनल केस। ये कैसा होता है, ये होता है लस्टरस, नॉन मेटल होते हुए भी, ठीक है। फिर मेटल्स मैलिएबल डक्टाइल होते हैं, यानी कि आसानी से इन्हें हैमरिंग के द्वारा थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इनसे वायर बनाई जा सकती है। डक्टाइलिटी का मतलब है कि इनको वायर में ड्रॉन किया जा सकता है, इनकी पतली पतली तार हम बना सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था लास्ट लेक्चर में कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर तैयार की जा सकती है, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो गोल्ड है, ये जो भी ये मेटल्स है, वो कितने ज्यादा डक्टाइल हैं कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईली डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। इनकी डेंसिटी हाई होती है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। किस वजह से, इनके बीच में होती है मेटालिक बॉन्डिंग, या इनके बीच में आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से ये जो है, इनकी जो डेंसिटी हम कहें या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा नहीं है, वहां पर हम बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बाकी नॉन मेटल की बात करें तो लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इनके बीच में नहीं होती। नेक्स्ट है, मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन होता है सॉलिड, लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन लिक्विड होता है, और गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसेस फॉर्म में होते हैं। मेटल सोनरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग साउंड, जैसे कि कौन साउंड करता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, बेल्स, ठीक है। जो भी टेम्पल की बेल है या बेल है या आपके स्कूल की बेल है, तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो वो सोनरस नहीं है, यानी कि वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में देख लिया था, स्पून वाला एग्जाम्पल, स्पून वाली एक्टिविटी, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हालांकि नॉन मेटल है लेकिन फिर भी। जनरली हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके ये कैसे होते हैं, मेटल जो है सारे हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। जबकि नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, डायमंड को छोड़ करके, डायमंड हार्ड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा था कि मर्क्यूरी और गैलियम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बाकी मर्क्यूरी और गैलियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, बाकी सारे सॉलिड होते हैं। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैसेस भी हैं। मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण जो हाई सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। नॉन मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी लो होती है। यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आए हमारे साइंटिस्ट डोबिरीनियर, ठीक है। एलिमेंट हैव अर्लियर ग्रुप्स, पहले मेटल और नॉन मेटल में ग्रुप किया गया था, लेकिन अदर अटेम्प्ट्स आर गिवन बिलो। उसके बाद के जो और अटेम्प्ट्स आए वो हम यहाँ पर पढ़ी। चलिए, जर्मन केमिस्ट, एक जर्मन केमिस्ट आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, जॉन वुल्फगैंग डोबिरीनियर, ठीक है, 1817 आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके 3 एलिमेंट ईच है, तो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रायड्स। उन्होंने उन 3 के ग्रुप्स को क्या कहा, ट्रायड का। इनके ग्रुप है तो ट्रायड ही बोलेंगे।
अगला, he showed that when the three element in a triad are written in a order of increasing atomic masses, जब इन्हें increasing atomic masses के क्रम में लिखा जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के क्रम में जब लिखा जाएगा, the atomic mass of middle element was roughly the average of the atomic mass of other two element. तो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो अदर टू एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास का एवरेज वो होगा, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो रफली किसके बराबर होगा, एवरेज ऑफ द, किसके एवरेज होगा, ये जो अदर एटॉमिक मासेस है ना, अदर टू एलिमेंट के एटॉमिक मास है, इनके एवरेज होगा ये वाले का। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके से उन्होंने ये ट्रायड्स बनाए, इस तरीके, जैसे आप यहाँ देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का आप देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इससे ज्यादा इसका एटॉमिक मास है, इससे ज्यादा इसका एटॉमिक मास है, सब में सेम ऑर्डर फॉलो किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या की गई है, जो हमारा फर्स्ट है और थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, उनका जो एवरेज मास है वो किसके बराबर है, वो मिडिल वाले के बराबर है। क्लियर है? इतना इतना समझ में आया? इतना आपको नोट कर लेना है। इस तरीके से उन्होंने कई ट्रायड्स बनाए, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बट ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड, तो इन्होंने केवल 3 ही ट्रायड को आइडेंटिफाई करवाया। हेंस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट यूजफुल। जब ये इतने कम ही ट्रायड को आइडेंटिफाई कर पाए, इस वजह से ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, ये इतना यूजफुल नहीं था। देखो, कोई चीज यूजफुल तो जब तब है ना जब सारे एलिमेंट के लिए हो। धीरे धीरे नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उनके ट्रायड्स नहीं बने, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बावजूद भी अगर आप चेक करोगे तो एटॉमिक मास जो है वो मिडिल वाले के एटॉमिक एवरेज मास, एटॉमिक मास के बराबर नहीं आया। Their average atomic mass of nitrogen and arsenic is 44.45. तो इट इज नॉट आ डोबरीनियर ट्रायड, इसीलिए ये एक डोबरीनियर ट्रायड नहीं है। इस वजह से ये जो है यहाँ पर अच्छे से नहीं बता पाया एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा यूजफुल नहीं था, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये इनको, ये जो साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड, इनको संगीत से बहुत प्यार था, हम कह सकते हैं कि म्यूजिक लवर थे। तो इन्होंने म्यूजिक और केमिस्ट्री को एक साथ मिला दिया, ठीक है, और दिया अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। चलिए इसके बारे में जानते हैं। An English scientist, John Newlands, 1866, arranged the elements in the order of increasing atomic masses. अब यहाँ पर भी आप देखो किसके ऑर्डर में इन्होंने लगाया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में इन्होंने लगाया इसको, ठीक है, एलिमेंट्स को। ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन जिसका लोवेस्ट एटॉमिक मास था, एंड एंडेड एट थोरियम विच हैज द 56 विच वाज द 56th एलिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था, और एंड किया थोरियम पे जो 56th एलिमेंट। He found that every 8 एलिमेंट, अच्छा ये इन्होंने यहां से खोजा था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो देखेंगे, he found that every 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, यानी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर है, ठीक है। अब आप कोई सा भी ले लो यहाँ पे से, तो कोई सा भी जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती होगी, ठीक है। He compared this to the octaves found in music. तो इन्होंने इसे ऑक्टेव से कंपेयर किया जो म्यूजिक में पाया जाता है, ठीक है। So he called it law of octaves. इसीलिए इसे कहा गया law of octave। इसीलिए हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि इन्हें म्यूजिक से बहुत प्यार था, तो इन्होंने म्यूजिक और केमिस्ट्री दोनों को क्या कर लिया, एक साथ मिला लिया, ठीक है। तो ये जो ऑक्टेव म्यूजिक में पाया जाता है उसी से इन्होंने इसको कंपेयर किया, ठीक है, इसीलिए कहा गया इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, सोडियम इज 8th एलिमेंट। अगर आप यहाँ पर देखो
तो देखने में लग रहा है सोडियम अगर 8th एलिमेंट है आफ्टर लिथियम, सो दे रिजेंबल ईच अदर। लिथियम के बाद देखो सोडियम क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फर्स्ट वाले से इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मिलेगी। अगर हम इसको मान लेते हैं 8th, या मान लो इसको मान लेते हैं 8th, तो 8 7 6 5th 4th 3rd सेकेंड फर्स्ट, तो इसकी प्रॉपर्टी इससे क्या हो रही थी, रिजेंबल कर रही थी, मैच कर रही थी। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था। जैसे हमने कहा सोडियम अगर 8th एलिमेंट है लिथियम के बाद, तो सो दे रिजेंबल ईच अदर। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम भी क्या कर रहे थे, एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे थे। सेम ऐसे ही अगर हम बोरोन की बात करें, तो बोरोन हमारा फर्स्ट एलिमेंट मान लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, एट्थ में आ रहा है एल्यूमिनियम, तो बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही थी। कार्बन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही थी। नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी भी मैच कर रही थी। ऑक्सीजन सल्फर की प्रॉपर्टी भी मैच कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो ये 8th एलिमेंट। इस तरीके से ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नोट्स ऑफ म्यूजिक, कहते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, फिर से सा आ जाता है, तो ऐसे रिपीट होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, फिर ऐसे रिपीट होता रहता है बार बार। तो इसी को इन्होंने कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपार्ट ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, तो इस तरीके से इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था, और इंटरेस्टिंग इसीलिए भी ज्यादा था क्योंकि बहुत सारी चीजों को फॉलो भी कर रहा। फॉलो करने का मतलब है कि जो कहा गया यहाँ पर वही यहाँ पर दिख भी रहा था। जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी सच में रिजेंबल कर रही थी। क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं कि लिमिटेशंस क्या आई फिर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ड्रॉबैक्स क्या थे यहाँ पर वो समझ लेते हैं ना। ड्रॉबैक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी वजह से नई जो है क्लासिफिकेशन आई, नया क्लासिफिकेशन आया। चलिए तो ड्रॉबैक देखते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, तो ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ये देखा गया। आफ्टर दिस एवरी 8th एलिमेंट हैड नो प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। अगर आप देखो, ये दिख रहा है आपको कैल्शियम, तो कैल्शियम तक तो ये बिल्कुल सही काम कर लिया था, कर रहा था। तो देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर थी, ठीक है, रिजेंबल कर रही थी। लेकिन कैल्शियम के बाद की अगर हम बात करें, तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल नहीं कर रही थी। ठीक है, न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि केवल 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बट न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड व्हिच डिड नॉट ओबे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि 56 एलिमेंट है, हमने अभी अभी पढ़ा कि 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, वो हमें अब पता है, लेकिन तब पता नहीं था। लेकिन हाँ, हम उसको देख करके जब जो चीजें हमें पता है तो हमें पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो न्यूलैंड को लगा कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। लेकिन धीरे धीरे जब नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो यहाँ पर जो ये टेबल थी पूरी गड़बड़ा गई। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो है ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रही थी। ठीक है, to fit elements into this table he adjusted two element in the same slot। तो इसे फिट करने के लिए, इसे फिक्स करने के लिए, है ना, जब कोई भी गड़बड़ कोई चीज हो जाती है, मान लो हमारे पास साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल की चेन निकल जाती है, ऐसे थोड़ी ना हम नई साइकिल लेकर के आ जाते हैं, पहले हम ट्राई करते हैं उसको फिक्स करने का। तो वैसे ही उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की कि एडजस्टेड टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। तो उन्होंने दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में एडजस्ट करने की कोशिश की। एंड पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट। और कुछ ऐसे एलिमेंट जो सेम नहीं थे, सेम प्रॉपर्टी को नहीं कर रहे थे, उनको सेम नोट में भी रख दिया, जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड आर प्लेस्ड इन द कॉलम ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बट देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट। जैसे आप देखो, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये सारी क्या है? ये सभी क्या है? हमारे नॉन मेटल्स हैं, जबकि कोबाल्ट और निकल तो मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इन्होंने एक साथ रख दिया था। दूसरा, आयरन रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल बट इट वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम देम। अब जब हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि ये सारे एक ही ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है।
ठीक है, वो तो हम खैर आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको हिंट मिलती रहेगी, ठीक, क्योंकि ये सारे क्या है, एक ही ब्लॉक के एलिमेंट है अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन उस टाइम तो ये पता नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक मिलती हैं, लेकिन आप देख सकते हो उन्हें बिल्कुल ही डिफरेंट रखा गया, बहुत दूर रखा गया है एक दूसरे से, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज मेड लॉ ऑफ ऑक्टेव इररेलेवेंट, दस दिस लॉ वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट ओनली। फिर जैसे ही नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई, तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी से ये जो लॉ है बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया। ये लॉ केवल लाइटर एलिमेंट में ही वर्क कर रहा था, और जब ज्यादा एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, केवल उतने तक ये काम कर रहा था, उसके बाद इसने काम करना बंद कर दिया। यानी कि ये जो इसका पूरा आइडिया था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट से रिजेंबल करेगी, वो पूरा आइडिया ही क्या हो गया, यहाँ पर इररेलेवेंट हो गया। क्लियर है? तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के, ठीक है। वैसे तो लॉ काफी सही लग रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है, कि हर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिजेंबल कर रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग बराबर हैं, काफी सही लग रहा था। लेकिन कैल्शियम के बाद ये होना बंद हो गया, ना प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो रही थी, और बहुत सारी चीजें जैसे कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन क्लोरीन वाले स्लॉट में रख दिया गया, या आयरन को कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल अलग रख दिया गया। और एक स्लॉट में 2 एलिमेंट कैसे रख सकते हैं, एक स्लॉट में 2 एलिमेंट भी एडजस्ट कर दिए गए। तो काफी सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो अब आप सुन लेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इन्होंने भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी, जो कि उस समय की सबसे सही पीरियोडिक टेबल मानी गई। काफी समय तक वो पीरियोडिक टेबल चली भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर उसमें कई सारे लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स थे, जिस वजह से जो है फिर हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाती है। लेकिन मेंडलीव का जो काम है, मेंडलीव जी का जो काम है वो काफी अच्छा था उस पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए बच्चों उस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। दिमित्री मेंडलीव 1834 टू 1907 एक रशियन केमिस्ट थे, वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल प्रूव टू बी unifying principle in chemistry. It was the motivation for the discovery of new element. New element की discovery के लिए ये एक motivation थी. Mendeleev examined relationship between the atomic masses, fundamental property of 63 known element and their physical and chemical property. उस समय 63 known element थे, इन्हीं को इन्होंने क्लासिफाई किया था। Mendeleev concentrated on the compounds hydrides and oxides. हाइड्राइड और ऑक्साइड में इन्होंने ज्यादा कंसंट्रेशन किया, फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि उन एलिमेंट में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनते हैं। He selected these elements as they are very reactive and form compound with the most element, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं ज्यादातर एलिमेंट के साथ मिलकर के। द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड वर ट्रीटेड एज अ बेसिक प्रॉपर्टी, इनके जो फॉर्मूले हैं एज अ बेसिक प्रॉपर्टी इन्होंने ये ट्रीट किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेस पर ही ये क्लासिफिकेशन दी, हमने यहाँ पर कहीं पर पढ़ा था, हाँ, ठीक है। एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस, जो 63 नोन एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस के बीच जो रिलेशनशिप थी उसको इन्होंने एग्जामिन किया। तो बात की इन्होंने एटॉमिक मासेस की ही, ठीक है। चलिए क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। He found that most elements were arranged in the increasing order of atomic masses. तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज को अलग अलग कार्ड्स में लिखा, 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा अलग अलग, उनको सॉर्ट आउट किया, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी तो इन्हें मिला। He found that most elements were arranged in the increasing order of atomic masses. तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, या हम कह सकते हैं एक चीज इनको यहाँ पर दिखी कि जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में ज्यादातर जो एलिमेंट है वो अरेंज हो रखे हैं, ठीक है।
देयर वाज इसीलिए शायद जब इन्हें ये दिखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में ज्यादातर एलिमेंट अरेंज हो रखे हैं, इसीलिए इन्होंने एग्जामिन इनके एटॉमिक मासेस को ही किया। ठीक है, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही पीरियोडिक टेबल बनाई। Next, there was a periodic reoccurrence of element with similar physical and chemical properties that he formulated a periodic law. It is said that तो इन्होंने एक periodic law दिया। अब ये periodic law क्या है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक लॉ और मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक लॉ, ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In a few cases, Mendeleev had placed an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को प्लेस किया जिसका एटॉमिक मास स्लाइटली ज्यादा था, बिफोर एन एलिमेंट विद ऐसे जिसका एटॉमिक मास स्लाइटली लोअर था। ठीक है, द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड टू ग्रुप द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। एग्जांपल, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास है 58.9 अपीयर्ड बिफोर निकल जिसका एटॉमिक मास है 58.7। ठीक है, स्लाइटली लोअर या स्लाइटली हम कह सकते हैं इसका एटॉमिक मास, कोबाल्ट का एटॉमिक मास स्लाइटली हायर है निकल के एटॉमिक मास। क्लियर, नोट कीजिए इतना। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में आने चाहिए, और सारे पॉइंट्स हमारे एक एक करके घूमेंगे कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेनिंग ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, ग्रुप्स, एंड पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये क्या है, पीरियड्स। ठीक है, आर रिजेंबल करता है एलिमेंट्स। आप यहाँ पर देखो ये आर, ये जो ऑक्साइड्स बने हुए हैं, ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एलिमेंट को प्लेस किया गया है। वैसे हम अभी पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, हम देख सकते हैं दो दो ग्रुप, हर एक ग्रुप में दो दो पार्ट हैं, ए और बी, ए और बी। ठीक है, इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी। अब इस पीरियोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।